बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब बाबरकत की ज़ात के लिए जो तमाम जहानों का परवरदिगार है, और करोड़ दरूद सलाम उसके पाक नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत के लिए। सबसे पहले मेरी तरफ़ से आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। एक अच्छी बात के साथ हम शुरू करते हैं कि ज़िंदगी में सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट आपकी आप खुद हो। जितना आप अपने आप को बेहतर करते जाओगे वो आपका अपने ऊपर और मुआशरे के ऊपर एहसान है कि आप हर रोज़ अपनी तामीर में एक नई ईंट लगा रहे हो और हर रोज़ मुआशरे को पहले से बेहतर फ़र्द दे रहे हो। और जितना आप अपने आप को इम्प्रूव करते जाओगे आप उतना बामकसद होते जाओगे। और हम हमेशा से ये डिस्कस कर रहे हैं कि कोई भी चीज़ बेमकसद नहीं है तो अशरफुल मखलूक़ात भी बेमकसद नहीं है। और आपका मकसद है रोशनी फैलाना, और रोशनी वही फैलाता है जिसके पास रोशनी होती है। तो आपका सारा का सारा फोकस इस चीज़ पे होना चाहिए कि हम अपने अंदर रोशनी भरें ताकि हम रोशनी फैला सकें और हम लोग कारआमद हो जाएं। और उसके लिए आपने फोकस करना है सेल्फ़ डेवलपमेंट के ऊपर कि मैं हर रोज़ अपने आप को पहले से बेहतर करता जाऊँ, मैं हर रोज़ अपने आप को पहले से बेहतर करता जाऊँ। अल्लाह करे हमें इन बातों की समझ आए और हम ज़िंदगी में इन सब चीज़ों पे अमल भी करें। अब हम लोग आते हैं मैनेजमेंट की तरफ। जो हम लोगों ने सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट किया हुआ उसमें हम लोगों ने इस तरह से पढ़ा था कि मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट इन विच इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर ट्राई टू अकम्प्लिश देयर ऑब्जेक्टिव्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। कि ऐसा माहौल बनाना है जहाँ वो काम हो जाए जो काम हम करना चाह रहे हैं, एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस का ख्याल रखते हुए। इसके लिए फिर हमने पढ़ा कि वो एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस है क्या। ऑर्गेनाइजेशन को हमने डिस्कस किया और ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज पढ़े। और ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज जो फाइनेंशियल, फिज़िकल और ह्यूमन रिसोर्सेज थे उनकी यूटिलाइजेशन हमें बताती है कि वेदर वी आर एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव और नॉट। फिर हमने पढ़ा कि मैनेजर्स ये काम मैनेजमेंट का करते कैसे हैं। उसके लिए हमने डिफरेंट अप्रोचेस, डिफरेंट थ्योरीज पढ़ना शुरू की, जिसमें सबसे पहली फंक्शंस अप्रोच थी जिसने हमें बताया कि मैनेजर्स 4 फंक्शंस परफॉर्म करते हैं ताकि वो काम हो जाए जो वो करना चाह रहे हैं। वो 4 फंक्शंस थे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग। हमने इसमें एक स्किल्स अप्रोच पढ़ी जिसमें पढ़ा हमने कि मैनेजर्स के अंदर कुछ ऐसी स्किल्स होनी चाहिए जिसकी वजह से वो माहौल बना लें जो काम करने के लिए चाहिए। और वो स्किल्स को हमने कैटेगराइज किया टेक्निकल स्किल, कॉन्सेप्चुअल स्किल और ह्यूमन स्किल्स के नाम से। और हमने इसमें तीसरी मशहूर अप्रोच पढ़ी रोल्स अप्रोच के नाम से कि मैनेजर्स कुछ ऐसी सेट ऑफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते रहते हैं ताकि वो माहौल बना रहे जो काम करने के लिए चाहिए। उसमें हमने 10 तरह के रोल्स पढ़े थे कि वो इंसानों को डील करते हुए कुछ रोल्स परफॉर्म करते हैं, इन्फॉर्मेशन के साथ डील करते हुए कुछ रोल्स परफॉर्म करते हैं, या एज अ डिसीजन मेकर्स कुछ रोल्स परफॉर्म करते हैं। और वो रोल्स थे लीडर, लाइजन, फिगर हेड, मॉनिटर, डिसमिनेटर, स्पोक्स पर्सन, रिसोर्स एलोकेटर, डिस्टर्बेंस हैंडलर, नेगोशिएटर और एंटरप्रेन्योर का रोल था। अब इसमें जो सबसे मशहूर अप्रोच है पूरी दुनिया में ऑर्गेनाइजेशन जिन प्रिंसिपल्स को फॉलो करती हैं वो फंक्शंस अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट है कि इस तरह से चीज़ों को ऑपरेशनल कर देते हैं मैनेजर्स कि वो काम होता चला जाता है जो काम वो करना चाह रहे होते हैं। और फंक्शंस अप्रोच में जो 4 फंक्शंस थे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग, हम इन फंक्शंस की डिटेल्स आज से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला फंक्शन प्लानिंग। रिवीजन के लिए, याद दहानी के लिए मैं दोबारा से आपके सामने इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पॉइंट्स लिखे भी हुए हैं आपके सामने कि प्लानिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग डिसीजन रिगार्डिंग फ्यूचर दैट व्हाट टारगेट्स और ऑब्जेक्टिव्स आर टू बी अचीव्ड एंड हाउ टू अचीव देम। ये पेपर वर्क अभी किया नहीं है, ये फ्यूचर के बारे में डिसाइड कर रहे हैं, अभी हमने किया नहीं है। अभी हम सिर्फ डिसाइड कर रहे हैं कि हमने क्या करना है, कैसे करना है। ये जो 3 इंग्रेडिएंट्स हैं ये थीम है प्लानिंग की कि डिसीजन मेकिंग करनी है कि हमने क्या करना है और कैसे करना है। अब ये जो डिसीजन मेकिंग हमने करनी है कि क्या करना है और कैसे करना है,
इसके इन तीनों पोर्शंस को हम बारी बारी इन डिटेल देखेंगे। तो सबसे पहला पोर्शन है इसका प्लानिंग का, डिसीजन मेकिंग। अब ये जो डिसीजन मेकिंग है, इसमें सबसे पहली चीज़, व्हाट डज इट मीन बाय अ डिसीजन। तो डिसीजन के बारे में आपने याद रखना है कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन अमंग द अवेलेबल चॉइसेस। Selecting the most suitable option after evaluating a complete range of available alternatives। मैं आपको एक आसान सी मिसाल देता हूँ। यूनिवर्सिटी आना चाह रहे हैं सुबह सुबह, तो हम सोचते हैं कि यार देर आर मल्टीपल ऑप्शंस, देर आर मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स कि यूनिवर्सिटी कैसे जाएं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे भी जा सकते हैं, कोई हमें ड्रॉप करके भी आ सकता है, अपनी बाइक पे भी जा सकते हैं। तो इन तीन ऑप्शंस में से मोस्ट सूटेबल कौन सी है? अपनी बाइक इज़ द मोस्ट सूटेबल। क्यों? टाइम पे जाएंगे, फ्री होके टाइम पे आ जाएंगे, किसी का डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। सो वी शुड चूज़ द बाइक ऑप्शन टू गो टू द यूनिवर्सिटी फॉर क्लासेस। अब ये जो तीन ऑप्शन थे ना, इन तीन ऑप्शन को हर बंदा अपने हिसाब से इवेल्युएट करता है और फिर देखता है विच इज़ द मोस्ट सूटेबल। तो उसने सेलेक्ट कर लिया कि आई शुड चूज़ बाइक टू गो टू द यूनिवर्सिटी। दिस सिलेक्शन इज कॉल्ड डिसीजन। इसमें ना ऑप्शंस डिसीजन है, ना इवेल्युएशन डिसीजन है, ना डिफरेंट चॉइसेस डिसीजन है, ना उनका तरीका का डिसीजन। डिसीजन क्या है? सिलेक्शन ऑफ द मोस्ट सुटेबल। किसी भी जगह आप किसी भी चीज़ का डिसीजन ले रहे हो तो डिसीजन मेकिंग की थीम या उसकी साइंस है ही ये सेलेक्टिंग द मोस्ट सुटेबल। और वो सेलेक्टिंग द मोस्ट सूटेबल ऐसे ही नहीं है कि बंदे ने बस सेलेक्ट कर लिया। सिलेक्शन आफ्टर इवेल्युएशन। इवेल्युएशन किस चीज़ की करनी है? अवेलेबल चॉइसेस की, अवेलेबल ऑप्शंस की। तो अवेलेबल ऑप्शंस को इवेल्युएट करने के बाद उसमें से मोस्ट सूटेबल ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना कहलाता है डिसीजन। अब यहाँ पे जब शुरू ही यहाँ से हो रहा है कि हमने फ्यूचर के बारे में डिसीजन मेकिंग करनी है कि हमने क्या करना है, कैसे करना है। तो डिसीजन मेकिंग में सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि डिसीजन मेकिंग स्टाइल होते क्या हैं, डिसीजन मेकिंग की अप्रोचेस या फिलॉसफीज़ क्या हैं। ये डिसीजन का प्रोसेस नहीं है, ये एवेल्यूशन का प्रोसेस नहीं है, ये सिर्फ फिलॉसफी है कि बंदा डिसीजन कैसे लेता है। मैं आपको एक आसान सी मिसाल देता हूँ कि जब भी डिसीजन मेकिंग करते हैं ना, तो हम जनरली इस तरह से कहते हैं कि यार दिल से फ़ैसला करना है या दिमाग से फ़ैसला करना है। जब भी दिल से फ़ैसला करना है तो बंदा बहुत सारे ऑप्शंस को इग्नोर कर देता है। ये डिसीजन लिया है बाइक पे जाने का, क्यों लिया है? बस दिल किया है आज बाइक पे चले जाना है। जबकि दूसरा तरीक़ाकार ये है कि आप बाकायदा एनालिसिस करो फैक्ट्स का। ख़र्चा किस में कम है, टाइम किस में कम लगेगा, बचत किस में ज़्यादा होगी, आसानी किस में होगी। बहुत सारे फैक्टर्स का एनालिसिस करने के बाद, इवेल्युएशन करने के बाद दिमाग से फ़ैसला करो कि यार ये वाला ऑप्शन मोस्ट सूटेबल है, तो हमें ये ऑप्शन ही सिलेक्ट करना चाहिए। नाउ दिस डिसीजन कैन बी डिफेंडेड कि आपने ये डिसीजन क्यों लिया। यहाँ पे आके हम डिसीजन मेकिंग के दो स्टाइल डिटरमिन करते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है, एक है इंट्यूटिव स्टाइल और दूसरा है रैशनल स्टाइल। इंट्यूशन ये हमारी गट फीलिंग है, पर्सनल फीलिंग्स है, हमारे इमोशंस की बेस पे जो फीलिंग्स हैं। खाना खाने के लिए गए हैं किसी जगह पे, फ़र्ज़ करो खाना खाने के लिए जाते हैं तो जाके सोचते हैं यार आज फ़लाँ चीज़ ही खानी है, क्यों? दिल कर रहा है फ़लाँ चीज़ खानी है, वी हैव सेलेक्टेड। क्यों खानी है? दिल कर रहा है। दिस डिसीजन इज़ बेस्ड ऑन पर्सनल फीलिंग्स, इमोशंस, योर इंट्यूशन। दिस इज़ कॉल्ड अ सब्जेक्टिव अप्रोच। हमने कोई डाटा कलेक्ट नहीं किया, आने जाने में टाइम कितना लगेगा, आने जाने का ख़र्चा कितना होगा, उस चीज़ की कॉस्ट कितनी है, नहीं कंसिडर किया। हमने बस कहा ये चीज़ खानी है, क्यों खानी है? दिल कर रहा है। ये डिसीजन मेकिंग स्टाइल कहलाता है इंट्यूटिव स्टाइल, जो कि इंट्यूशन पे बेस करता है, हमारी पर्सनल फीलिंग्स पे बेस करता है। दूसरी तरफ जब हम बाकायदा एनालिसिस करें कि यार तीन ऑप्शंस हैं ए बी सी खाने, ए खाने में ये फ़ायदा ये नुकसान है, बी खाने में ये फ़ायदा ये नुकसान है, सी खाने में ये फ़ायदा ये नुकसान है, किस जगह से मिलता है, वहाँ आने जाने पे क्या ख़र्चा लगेगा, टाइम कितना हो जाएगा, टाइम वेस्टेज कितनी होगी, सारा कुछ देखने के बाद हम सोचते हैं यार सबसे कम टाइम कम ख़र्चा ऑप्शन ए का है, तो ए खाते हैं। अब जो हमने डिसीजन लिया है ना, उस डिसीजन के लिए हमने बाकायदा फैक्ट्स इकट्ठे किए, उन फैक्ट्स का एनालिसिस किया,
उनका एनालिसिस करने के बाद, इंटरप्रिटेशन के बाद हमने डिसीजन लिया है कि विच इज़ द मोस्ट सूटेबल, दिमाग से फैसला किया है। जब भी हम लोगों ने बाकायदा डाटा कलेक्ट करके, फैक्ट्स इकट्ठे करके, उसके बाद डिसीजन मेकिंग करें, दैट डिसीजन मेकिंग स्टाइल इज़ कॉल्ड रैशनल स्टाइल। यहाँ पे आके आपने याद रखना है कि ये दो फिलॉसफीज़ तो हैं। क्यों हैं? क्योंकि हम सब इन दो फिलॉसफीज़ के हिसाब से चलते हैं, लेकिन मैनेजमेंट में हम लोग कभी भी इंट्यूटिव स्टाइल को फॉलो नहीं करते। वी ऑलवेज गो फॉर रैशनल डिसीजन मेकिंग स्टाइल। और रैशनल डिसीजन मेकिंग स्टाइल को हम फॉलो क्यों करते हैं? बिकॉज मैनेजमेंट ऑलवेज सपोर्ट्स एविडेंस बेस्ड डिसीजन। और एविडेंस बेस्ड डिसीजन कौन सा है? जब भी डिसीजन को प्रूव करने के लिए, उसको साबित करने के लिए हमारे पास फैक्ट्स या डाटा या एक्चुअल फिगर्स मौजूद हों। किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, एक बड़ा सेंसिटिव डिसीजन है। हमारे पास एक अमाउंट ऑफ मनी पड़ी हुई है, दैट अमाउंट ऑफ कैपिटल वी वांट टू इन्वेस्ट इन अ स्पेसिफिक बिजनेस। अब वो किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना है तो यार कहाँ इन्वेस्ट करें? पीएसओ में कर दो। क्यों? मुझे कंपनी पसंद है। पीएसओ में कर दो, मुझे कंपनी पसंद है, इंट्यूटिव स्टाइल है। लेकिन बाकायदा आप एनालिसिस करो, 4-5 कंपनीज आपने ऑप्शन सेलेक्ट की, उसके बाद उन 4-5 में देखा उनकी स्टॉक प्राइसेस पास्ट में क्या रही हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी रही है पास्ट में, उनकी लिक्विडिटी रेशोज़ क्या हैं, उनकी सॉल्वेंसी रेशोज़ क्या हैं, और उसके बाद डिसाइड करो कि मैंने अपना पैसा इन ऑर्गेनाइजेशंस में से किस में, इन बिजनेसेस में से किस में इन्वेस्ट करना है, विच प्रोवाइड्स द मोस्ट सुटेबल रिटर्न्स, जहाँ पे मेरी इन्वेस्टमेंट सिक्योर रहे। उसके लिए बाकायदा डाटा कलेक्ट करके, उसका एनालिसिस करके फिर डिसीजन लेंगे। तो नाउ वी हैव द एविडेंस। अब हमारे पास सबूत मौजूद है कि जो हमने डिसीजन लिया है वो यूं ही नहीं ले लिया। अब हमने डिसीजन लिया है तो वी हैव द सपोर्टिव मटेरियल, द एविडेंस, ताकि हम बता सकें कि हमने यही डिसीजन क्यों लिया। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि डिसीजन मेकिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द मोस्ट सूटेबल अमंग द गिवन चॉइसेस। और वो मोस्ट सूटेबल सेलेक्ट करने के लिए हम इंट्यूटिव और रैशनल स्टाइल को सब लोग फॉलो करते हैं। लेकिन मैनेजमेंट साइंसेज में, ख़ास तौर पे ऑर्गेनाइजेशंस में डिसीजन मेकिंग करते हुए, वी नेवर गो फॉर इंट्यूटिव डिसीजंस, वी ऑलवेज गो फॉर रैशनल डिसीजन, यानी कि हम दिमाग से फैसले करते हैं। और उसकी वजह क्या? बिकॉज द मैनेजमेंट ऑलवेज नीड्स एविडेंस बेस्ड डिसीजंस। और एविडेंस बेस्ड डिसीजन क्या है? एविडेंस बेस्ड डिसीजंस का मतलब है द डिसीजंस बेस्ड ऑन एक्चुअल डाटा, फैक्ट्स एंड फिगर्स, where data is collected, analyzed and interpreted to support the decision। ये हमारे पास प्लानिंग का पहला इंग्रेडिएंट हो गया, डिसीजन मेकिंग। दूसरा, ये डिसीजन मेकिंग हमने करनी किस बारे में है कि हमने डिसाइड करना है व्हाट टारगेट्स वी आर गोइंग टू बी अचीव। अब इन टारगेट्स का नाम हम लोगों ने रखा है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स। मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमने लफ्ज़ों से कंफ्यूज नहीं होना, कॉन्सेप्ट जहन में रखना है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का लफ्ज़ आए, गोल का आए, टारगेट्स का आए, प्लान्स का आए, प्रोग्राम्स का आए, दे आर ऑल वन एंड द सेम थिंग। तो वो जो हमने डिसीजन मेकिंग करनी है ना, उस डिसीजन मेकिंग में जो हमने डिसाइड करनी है वो चीज़ ये है कि हम करना क्या चाह रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स को हम एक्सप्लेन ही ऐसे करते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स आर specific targets that are to be achieved by the firm during future course of time। एक कंपनी ने मुस्तकबिल में, फ्यूचर में जिन भी टारगेट्स को अचीव करना है, ऑल दोज टारगेट्स आर कॉल्ड टू बी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और उन ऑब्जेक्टिव्स को हम अपनी आसानी के लिए 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहले मैं आपको, और वो 3 हिस्से आपके सामने लिस्ट डाउन हुए हुए, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव्स, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स। मैं आपके सामने पहले एक छोटी सी मिसाल रखता हूँ कि ये 3 हिस्से क्या हैं, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। उसके बाद हम इसको ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव में डिस्कस करेंगे। फ़र्ज़ करो हम में से किसी बंदे ने, उसका ख्वाब है, चाहता है वो इस तरह से कि वो किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी अच्छे बैंक में ब्रांच मैनेजर बन जाए। अब किसी अच्छे बैंक में ब्रांच मैनेजर बनना 1-2 दिन का काम नहीं है, 1-2 साल का काम भी नहीं है। इट मे टेक 10-15 years,
अल्लाह खैर करे, आप डिग्री कंप्लीट करो, पास आउट हो, जॉब शुरू करो, किसी इनिशियल लेवल से एंट्री लेवल से शुरू करोगे, अच्छा काम करोगे, ऐसा ऐसा प्रमोशन होएगी, तो इट मे टेक 12, 15, 18 ईयर्स कि आप किसी बैंक में ऑपरेशंस या ब्रांच मैनेजर की इस पोस्ट तक पहुंचो। अब आप सोचते हो कि उस ब्रांच मैनेजर की पोस्ट तक जाने के लिए पहली रिक्वायरमेंट ये है कि मेरे पास बैंकिंग से रिलेटेड डिग्री हो। तो हम लोगों ने बैचलर्स में दाखिला ले लिया और उसमें हम सेलेक्ट करते हैं कि मैंने बीबीए कंप्लीट करना है विद बैंकिंग स्पेशलाइजेशन। अब ये बीबीए कंप्लीट भी 1-2 दिन में नहीं होने वाला। अब ये बीबीए की डिग्री कंप्लीट होते भी आपको 4 साल लगने हैं। इट इज़ अ 4 years प्लान। अब ये 4 साल लगने हैं जब बीबीए की डिग्री कंप्लीट होते हुए, तो इन 4 सालों में आप सोचते हो कि यार बीबीए की डिग्री 8 हिस्सों में तकसीम हुई है, हर हिस्सा कहलाता है एक सेमेस्टर। तो मैं हर सेमेस्टर में मेहनत करूं, क्यों? ताकि मेरा हर सेमेस्टर में जीपीए अच्छा है। हर सेमेस्टर में जीपीए अच्छा आएगा तो सीजीपीए अच्छा हो जाएगा, क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट्स मेरे अच्छे हो जाएंगे, और मेरे जब मार्क्स अच्छे होंगे तो मुझे जॉब अच्छी मिलेगी और मैं मेहनत करके उस टारगेट तक पहुंचूंगा जो मैंने अपने लिए सोचा है। अब ये जो आपने अपने लिए सोचा हुआ है ना कि मैंने किसी बैंक में ब्रांच मैनेजर बनना है, इट इज़ योर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। उसके लिए जो आपने बीकॉम बीबीए ऑनर्स कंप्लीट करना है, ये बीबीए ऑनर्स कंप्लीट करना इज़ योर मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव। और उसके लिए आप हर सेमेस्टर में हर सब्जेक्ट में मेहनत करते हो, मिड टर्म फाइनल टर्म एग्जाम में मेहनत करते हो ताकि सेमेस्टर अच्छा निकले। इट इज़ योर शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स। ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव हम अपनी आसानी के लिए क्लासीफाई करते हैं ताकि हमें पता हो कि ये सीढ़ी के स्टेप्स हैं जिनके ऊपर चढ़ के हमने उस मंजिल तक पहुंचना है जहां तक हम पहुंचना चाह रहे हैं। अब इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को हम थोड़ा सा टेक्निकली एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स आर ऑल काइंड्स ऑफ स्पेसिफिक टारगेट्स दैट आर डिजाइन्ड टू बी अचीव्ड बाय द फर्म ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली मोर देन 10 years। इसके लिए कोई स्पेसिफिक टाइमलाइन नहीं है, लेकिन आम तौर पे 8, 10, 12, 15, 20, 25 साल के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को ऑर्गेनाइजेशन नाम दे देती है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स का। आप किसी भी कंपनी की वेबसाइट ओपन करो, उनके होम या अबाउट या इंट्रो वाले पेज पे जाओ तो उन्होंने सबसे पहले लिखा होता है अपना विजन एंड मिशन। वो जो विजन एंड मिशन है ना, वो कंपनी का लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होता है। तो कंपनीज अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को हमेशा नाम देती हैं विजन एंड मिशन का। अब ये विजन एंड मिशन क्या है, हमने कहीं ना कहीं इसका इंट्रोडक्टरी पढ़ा होगा, मैं आपके लिए दोहरा देता हूँ इसको कि विजन ये मकसद हयात है, कंपनी बनना क्या चाह रही है, व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू बिकम। वी कैन से इट इज़ द अल्टीमेट पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस। पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस क्या है? मकसद हयात, पर्पस ऑफ बीइंग, जिंदा रहने का मकसद। तो जो एक कंपनी का मकसद हयात है वो कहलाता है उसका विजन। और उस मकसद हयात को अचीव करने के लिए किन एरियाज़ को ऑर्गेनाइजेशन फोकस करती है, दैट इज़ कॉल्ड मिशन। मसलन एक कंपनी चाहती है कि हम अपनी फील्ड की बेस्ट कंपनी बन जाएं, लोग हमारी मिसाल दिया करें। और वो मिसाल देने के लिए हम क्या करें? हम लोग इनोवेशन करें, कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे काम करें, प्रोडक्ट सुपीरियर क्वालिटी की बनाएं। ये इनोवेशन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन और सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट उनका मिशन है। तो विजन इज़ द अल्टीमेट पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस and the mission is the specific areas which are targeted by the organization, which are emphasized by the organization in order to achieve their vision, their ultimate purpose of existence। तो जब भी कंपनीज अपना लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव लिखती हैं तो दैट इज़ कॉल्ड देयर विजन एंड मिशन। और मैंने बताया इसके लिए कोई एग्जैक्ट टाइमलाइन नहीं है, लेकिन आम तौर पे 10 साल या उससे ज़्यादा के जो भी टारगेट्स हैं दोज आर कॉल्ड टू बी लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। अब इन लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स के लिहाज से उसके अकॉर्डिंगली कंपनीज अपने बनाती हैं मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव्स। और मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव्स वो हैं जो 10 साल से कम लेकिन 1 साल से ज़्यादा का अरसा लगेगा जिन्हें अचीव करने में। जैसे आपका बीबीए कंप्लीट होना, ये मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव है। और जब भी कंपनीज अपने मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव्स को एक्सप्लेन करती हैं तो उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करती हैं ऑब्जेक्टिव्स, टारगेट्स, प्लान्स, गोल्स, प्रोग्राम्स। आप लोग हमेशा से पढ़ते आए हो कि हुकूमत पाकिस्तान ने 5 years प्लान दिया, 5 साला मनसूबा, 3 साला मनसूबा, 8 साला मनसूबा। ये जो 5 year प्लान्स, 3 year टारगेट्स, 8 years गोल्स,
ये सारे के सारे कहलाते हैं मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव्स। और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को कुछ छोटे हिस्सों में तकसीम करके बनाए जाते हैं मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव्स। और उन मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव्स को जो एक साल के मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव्स के अंडर एक नई कैटेगरी हम जनरेट करते हैं विच इज़ कॉल्ड शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स। और शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स वो सारे के सारे मकासद हैं जो हमने एक साल के अंदर अंदर पूरे करने हैं। ये डेली टारगेट्स हो सकते हैं, ये वीकली टारगेट्स हो सकते हैं, ये आर्ली टारगेट्स भी देती हैं ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को। मंथली टारगेट्स हो सकते हैं, क्वार्टरली टारगेट्स हो सकते हैं, 6 मंथली टारगेट हो सकते हैं, ईयरली ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, सेमी एनुअल ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। अब इस तरह का कोई भी टारगेट जो एक साल के अंदर अंदर पूरा करना है वो सारे के सारे कहलाते हैं शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स। और शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स भी इन्हीं नामों से एक्सप्लेन किए जाते हैं। आपके सामने मिसालें लिखी भी हुई हैं, जैसे ईयरली ऑब्जेक्टिव्स हो गए, बजट्स इसकी एक एग्जांपल है, क्वार्टरली टारगेट्स हो सकते हैं, सेमी एनुअल प्लान्स हो सकते हैं, मंथली गोल्स हो सकते हैं, वीकली प्रोग्राम्स हो सकते हैं, डेली टारगेट्स हो सकते हैं। ये लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को स्पेसिफिकली विजन एंड मिशन का नाम दिया गया है, लेकिन मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव्स के साथ कोई नाम एज सच नहीं लिखे। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स के अपने नाम होते हैं, फिजिकल ऑब्जेक्टिव्स के अपने नाम होते हैं, एचआर के ऑब्जेक्टिव्स के अपने नाम रखे जाते हैं। किसी को की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स का नाम दे दिया जाता है, किसी को बजट्स का नाम दिया जाता है, कोई शेड्यूलिंग कहलाता है, कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहलाता है। तो मुख्तलिफ तरह के टारगेट्स को मुख्तलिफ नाम चूँकि दिए जाते हैं, लेकिन उनकी फ़िलासफ़ी यही है कि लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव जो कि हमारा विजन एंड मिशन है उसके अंडर उसको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करते हैं। जो कि मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम एक साल के ऊपर डिवाइड कर देते हैं, ताकि हर एक को पता हो कि ये काम मैंने करना है, अभी ये काम करूँगा तो अल्टीमेटली मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे। और मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव्स अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट करेंगे किस में? लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में। ये हमारे पास हो गया कि प्लानिंग के दो हिस्से, डिसीजन मेकिंग कि हम डिसाइड करते हैं फ्यूचर के बारे में क्या करना है, कैसे करना है। उस डिसीजन मेकिंग में दो अप्रोचेस हो सकती हैं, इंट्यूटिव और रैशनल अप्रोच। हमने कौन सी अप्रोच फॉलो करनी है? रैशनल अप्रोच। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट ऑलवेज सपोर्ट्स एविडेंस बेस्ड डिसीजंस। फिर हमने ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करने हैं, तो ऑब्जेक्टिव्स की 3 कैटेगरीज होंगी, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव्स और शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। जो प्लानिंग का थर्ड पोर्शन है, कोर्स ऑफ एक्शन, कि हम डिसाइड करते हैं कि उन ऑब्जेक्टिव्स को हमने अचीव कैसे करना है। इसको इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आपके जहन में कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन हो तो यू आर फ्री टू आस्क। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। ऑल द बेस्ट फॉर यू।